हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन को और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में सुधार किए गए और किस तरह से सुधार किए गए, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 3 मेन सेक्टर्स को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म को डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में भी हम लोगों ने जाना और टैक्स रिफॉर्म को भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। आज के क्लास में हम अदर सेक्टर्स में जो रिफॉर्म किए गए उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से रिफॉर्म किए गए और डिटेल में हम उनके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन में फॉरेन ट्रेड सेक्टर में जो रिफॉर्म किया गया उसके बारे में। लिबरलाइजेशन में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि फॉरेन एक्सचेंज से हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर टू ब्रिंग रिफॉर्म इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया में 1990s तक 1990 तक जो भी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया था उसमें मेनली इकोनॉमी के डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ज़्यादा गौर किया गया। मतलब इंटरनल सेक्टर जो था उस पर ज़्यादा फोकस किया गया रैदर देन द एक्सटर्नल सेक्टर या एक्सटर्नल रिफॉर्म। तो जब इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की बारी आई तो देखा गया कि फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर हमारा कुछ इस तरह का है जिसमें हम अपने देश के प्रोडक्शन पर ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहे हैं रैदर देन द फॉरेन प्रोडक्ट, और फॉरेन प्रोडक्ट्स को हमने हमारी कंट्री में आने से रोका हुआ था, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में जो कंपटीशन है वो घट गया था। हमारी करेंसी को हम दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ जब एक्सचेंज कर रहे थे तो पता लगा कि जो प्राइसेस है या हमारी करेंसी का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कम था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के तहत उन्हीं सारे स्टेप्स में मेन फोकस किया गया। एक्सटर्नल सेक्टर जो है उसमें सुधार किया गया ताकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है उसमें इंडियन इकोनॉमी की करेंसी, इंडियन इकोनॉमी का जो स्टेटस है वो सुधर सके। तो इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स अडॉप्ट किए गए, जिसमें पहला मेजर था डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीस। इंडिया में जो फर्स्ट मेजर या फर्स्ट उपाय किया गया फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में सुधार करने के लिए, उसमें पहला स्टेप लिया गया डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीस। अब ये डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीस क्या था तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रुपीस आप जानते हो इंडियन इकोनॉमी की करेंसी है, और डीवैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू को कम कर देना, ठीक है, उसकी वैल्यू को घटाना। तो आप सुने कि क्या हुआ। 1991 में इंडियन इकोनॉमी जो है
वो बहुत ही बुरे स्थिति से गुज़र रहा था, जहाँ पे इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्राइसिस आ चुका था। दूसरे शब्दों में कहें कि क्या था क्राइसिस, तो क्राइसिस के तौर पर इंडियन इकोनॉमी में जो आउटफ्लो था फॉरेन एक्सचेंज का वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझें कि 1991 के टाइम पीरियड में इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोगों ने नीड में डिस्कस भी किया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्राइसिस की स्थिति में चल रहा था। क्राइसिस बोलने का मतलब है कि जो आउटफ्लो था फॉरेन एक्सचेंज का, आउटफ्लो था जो हमारी इंडियन करेंसी का, वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू इनफ्लो ऑफ इंडियन करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जो विदेशों के साथ हमारा लेन देन चल रहा था, उस लेन देन में हमें पैसे चुकाने पड़ रहे थे ज़्यादा, और जो पैसे हम रिसीव कर रहे थे, मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, वो हमारी गड़बड़ हो चुकी थी। हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे जिसकी वजह से हमारे पैसे जा रहे थे, और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा था जिसकी वजह से हमारा जो इनफ्लो है वो घट गया था, वो कम हो चुका था। अब द रिफॉर्म इन दिस रिगार्ड वॉज डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। मतलब कहने का है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए इंडियन इकोनॉमी में रुपीज़ का डिवैल्यूएशन कर दिया गया एज अ रिफॉर्म। सुधार के तौर पर इंडियन करेंसी जो कि रुपीज़ है, रुपया है, उसके वैल्यू को घटा दिया गया। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट। डिवैल्यूएशन क्या होता है? तो डिवैल्यूएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने देश की करेंसी के वैल्यू को घटा देते हो एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ अदर कंट्री। दूसरे कंट्री की करेंसी की तुलना में वैल्यू को हम कम कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। और इस डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ से इनकरेजमेंट इंडियन इकोनॉमी को मिला एक्सपोर्ट का, और डिस्करेजमेंट हुआ इंपोर्ट का। जब डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ कर दिया गया तो इंपोर्ट जो था वो हमारे देश में घट गया और एक्सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी में बढ़ा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की स्थिति में था, जो इन्वर्स हो गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे देश में सुधर गया, और एक बार फिर से एक्सपोर्ट के बढ़ने से इनफ्लो हमारे कंट्री में बढ़ा और आउटफ्लो जो था वो घट गया। क्योंकि जब इंपोर्ट ही घटा तो आउटफ्लो घट गया, और जब एक्सपोर्ट बढ़ा तो इनफ्लो बढ़ गया। और इस स्थिति में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसकी स्थिति एडवर्स हो गई थी। उस एडवर्स स्थिति से बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधार लिया गया और ये फिर से फेवरेबल कंडीशन में आ गया। तो इस तरह से इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा चेंज किया गया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के तहत, जिसमें विदेशी मुद्रा की मुकाबले भारतीय मुद्रा का जो मूल्य था, उसकी जो वैल्यू थी, उसको घटा दिया गया, ताकि इंडिया में जो आउटफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो घट सके और इनफ्लो जो है वो बढ़ सके, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडवर्स सिचुएशन को हम ठीक कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस अंडर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। ठीक है, उसके अलावा
और भी स्टेप्स फॉलो किए गए, जिनमें डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है। सेकेंड स्टेप में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसके निर्धारण में भी सुधार किया गया। बिफोर 1991 अर्लियर जो डिटर्मिनेशन था फॉरेन एक्सचेंज रेट का, वो कंट्रोल किया जाता था बाय द गवर्नमेंट। देश की सरकार निर्धारित करती थी कि विदेशी बाजार में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, विदेशी विनिमय बाजार में डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट जो है वो कितना होगा, उसका जो निर्धारण था वो सरकार के द्वारा होता था। बट नाउ गवर्नमेंट अलाउड मार्केट फोर्सेस टू डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। बट आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि मार्केट फोर्सेस को इस बात की अनुमति दे दी कि वो निर्धारण कर सकते हैं विदेशी विनिमय दर का। मतलब पहले ये किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, वही फिक्स करते थे फॉरेन एक्सचेंज रेट को। आफ्टर 1991, बिफोर 1991 की स्थिति ये थी, आफ्टर 1991 क्या किया गया कि इस फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन रहा वो किया गया किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया मार्केट फोर्सेस को, मतलब अनुमति दे दी बाजार शक्तियों को इस बात का निर्धारण करने की कि विदेशी बाजार में मुद्रा का एक्सचेंज जो होगा वो किस दर पर होगा। और जब मार्केट फोर्सेस की बात होती है तो यहाँ पे बात हो रही है डिमांड एंड सप्लाई की। मार्केट में डिमांड क्या है ऑफ द करेंसी, और मार्केट में सप्लाई क्या है करेंसी का। डिमांड और सप्लाई की कंपैरिजन में उन दोनों के मदद से तय किया जाना कि क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस बात की अनुमति सरकार के द्वारा मिल गई ना आफ्टर ना 1991 जब पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन का अडॉप्शन किया गया। और इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसके डिटर्मिनेशन को भी फ्री कर दिया गया। आप कह सकते हैं कि उसमें भी सुधार किया गया, क्योंकि पहले ये रेट तय होता था सरकार के द्वारा और बाद में इस दर को तय किया जाने लग गया भारतीय सरकार के द्वारा अनुमति मिलने के बाद मार्केट फोर्सेस के द्वारा। मार्केट फोर्सेस में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी के साथ हम ये देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होगा, कैसे डिमांड और सप्लाई होगा जो कि डिटरमिन करेगा एक्सचेंज रेट को। तो देखा जाएगा कि डिमांड क्या है करेंसी का, डिमांड फॉर द करेंसी, एंड सप्लाई क्या है करेंसी की। दोनों जहां एक दूसरे को मीट करेंगे वही पॉइंट डिटरमिन करेगा कि मार्केट में एक्सचेंज रेट क्या होगा और कितनी करेंसी जो है वो एक्सचेंज की जाएगी। और इस तरह से इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सबसे पहला तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के तहत रुपीस के वैल्यू को कम कर दिया गया था और फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन को भी सुधार दिया गया और उसके डिटर्मिनेशन को भी मुक्त कर दिया गया। सरकार ने उस निर्धारण को अपने हाथों से हटाकर बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया ताकि वो उन विदेशी मुद्राओं की कीमत को तय कर सकें कि किस दर पर। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है ये भी आप समझ लें। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब हुआ कि जिस रेट पर किसी भी एक कंट्री की करेंसी किसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज हो तो उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। और इसका डिटर्मिनेशन इंडियन इकोनॉमी में फ्री कर दिया गया। जैसा कि हमने देखा था कि बिफोर 1991 तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉलिसीज
गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, उसी के अनुसार जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी गवर्नमेंट के ही अंडर कंट्रोल थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम्स अराइज हुए और उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुधार किया और सुधार में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी के साथ हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म था ये कंप्लीट होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं जानने, इतने ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में अडॉप्ट किया था। और अब हम लोग एक नेक्स्ट और लास्ट सेक्टर को डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। उसमें कैसे सुधार किया गया, कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए, हम उन तमाम स्टेप्स को और उन इम्पॉर्टेंट मेजर्स को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।